नमो वह। आज हम बात करेंगे BAMS कोर्स के विषय में। तो जैसा कि विदित है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये फुल फॉर्म होता है BMS का। और आपने अपने आसपास कई सारे क्लिनिक्स में देखा होगा कि BAMS डॉक्टर्स जो हैं वो जनरल प्रैक्टिस करते हैं, और संभवतः आप में से कई उनके पास जाते भी रहे होंगे। तो इसमें एंटर कैसे किया जाए? तो जितने भी मेडिकल कोर्सेज हैं, MBBS, BDS, BAMS, BHMS, इन सभी में एंटर करने के लिए हमें नीट देना आवश्यक होता है। तो नीट देने के बाद जो भी स्कोरिंग आती है, तो उसमें मेरिट के अनुसार एडमिशन मिलता है। तो 4.5 साल का कोर्स है। 1.5 साल का फर्स्ट ईयर, 1.5 साल का सेकेंड ईयर, और 1.5 साल का थर्ड ईयर। और इसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है, जो कि जनरली 6 मंथ्स उसी कॉलेज में और 6 मंथ्स किसी दूसरे कॉलेज में। अब इसमें बात आती है कि होता क्या है ये आयुर्वेद। जैसे हम जनरली लोगों को ऐसा लगता है ना, कि जैसे MBBS है बस वैसे ही BMS है, मतलब डॉक्टर्स हैं। लेकिन कोर्स इंटायरली अलग है। कारण ये पूर्ण रूपेण आयुर्वेद का कोर्स है ना, जैसे कि हमने अभी देखा था। तो आयुर्वेद क्या है? तो जो भी भारतीय शास्त्र हैं, जितने भी, और जितने भी भारतीय ग्रंथ हैं, इन सब में जो भी हेल्थ से संबंधी या ह्यूमन लाइफ से संबंधी जो भी रेफरेंसेस आते हैं, है ना, और जो भी ऐसे टेक्स्ट हैं जो पूर्ण रूप से केवल मनुष्य के हेल्थ और मनुष्य के जीवन पे आधारित हैं, वो सभी ग्रंथ, वो सभी रेफरेंसेस को मिलाकर उसे आयुर्वेद ऐसा कहा जाता है। जैसे कि विदित है कि वेदों की रचना स्वयं ब्रह्मा ने की थी, तो उसी प्रकार से जो आयुर्वेद है, इसकी रचना भी स्वयं ब्रह्मा ने ही करी है। तो जो इस संपूर्ण सृष्टि में जो ज्ञान के सोर्स हैं, है ना, दो जो अल्टीमेट है, मतलब, है ना, तो जो ब्रह्मा हैं, उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले प्रजापति को दिया था, दक्ष प्रजापति को। वहाँ से अश्विनी कुमारों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, जो कि देवताओं के वैद्य थे। उनसे इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान ग्रहण किया, और फिर इंद्र के पास हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, ये गए और वहाँ से आयुर्वेद का ज्ञान लेकर आए, और फिर पृथ्वी लोक पर आकर उन्होंने अपने अपने ग्रंथों की रचना की। ये बेसिक फंडामेंटल है आयुर्वेद का। और इस आयुर्वेद शास्त्र पर आधारित ही जो कोर्स है वो है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो सबसे पहले तो हम ये इस अपने दिमाग में स्पष्ट कर लें इस चीज़ को, कि जो भारतीय प्राचीन शास्त्र है, जिसमें ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन हेल्थ के संबंधी ज्ञान दिया गया है, उसे आयुर्वेद कहते हैं, और उसका कोर्स BMS है। अब आप इसमें कोर्स करने के बाद क्या करते हैं वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन कोर्स क्या है ना, बेसिक फंडामेंटल क्या है, ये अपने दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। इसीलिए हम आज इस कोर्स के विषय में पहले तो बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर जो है 1.5 साल का, उसमें सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो संस्कृत। संस्कृत क्यों है? क्योंकि जो भी प्राचीन भारतीय शास्त्र है ना, जो भी ग्रंथ हैं, वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, है ना। ऑफ कोर्स पहले तो वर्बल ट्रेडिशन चलता था, मतलब लोग लिखते नहीं थे, केवल बोलते थे, है ना। जो गुरु हैं वो श्लोक या मंत्र का पाठ करते थे, और जो उनके शिष्य हैं वो उसका पीछे पीछे उसके बोलते थे। और फिर इस प्रकार से ये जो ज्ञान है वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होता रहता था। फिर ग्रेजुअली लिखने की प्रथा शुरू हुई, और फिर लोगों ने लिखना शुरू किया, तो जो ग्रंथ हैं वो सारे संस्कृत में लिखे गए। और जब आपको किसी चीज़ को समझना है तो आपको ओरिजिनल लैंग्वेज में ही उसे पढ़ना या देखना चाहिए, तो ही आप उसके ओरिजिनल फ्लेवर को समझ पाते हैं। जैसे अगर आप हॉलीवुड मूवी इंग्लिश में देखें और हिंदी डब देखें, आप देखेंगे कि काफ़ी डिफरेंस होता है। वो जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है उसमें। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि और ज़्यादा मसालेदार लगे हिंदी में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो ओरिजिनल मैसेज है
वो हम तक नहीं पहुंच पाता। उसी प्रकार से जो प्राचीन ऋषि आयुर्वेद ग्रंथों में या शास्त्रों में जिस ज्ञान को देना चाहते हैं, उस ओरिजिनल चीज़ को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें उन्हीं की भाषा में, मतलब संस्कृत में उसे पढ़ना चाहिए। इसीलिए फर्स्ट ईयर में संस्कृत का ज्ञान दिया जाता है। दूसरा सब्जेक्ट है वो है पदार्थ विज्ञान। तो संभवतः आपको जानकारी होगी कि जितने भी प्राचीन ऋषि थे या बेसिकली जो लोग थे, उन सब के अपने अपने ओपिनियंस थे, और इन्हीं ओपिनियंस के आधार पर अलग अलग दर्शन लिखे गए। दर्शन शास्त्र का अर्थ होता है कि हम किस प्रकार से इस सृष्टि को देखते हैं या इस सोसाइटी को देखते हैं, हम अपने आसपास की किस प्रत्येक वस्तु को किस प्रकार से देखते हैं, तो उसका एक क्या कहेंगे, एक कैटलॉग प्रकार से तैयार किया गया, जिसे दर्शन ये संज्ञा दी गई। तो कुछ दर्शन आस्तिक हैं, मतलब उनको उनका मानना है कि ईश्वर होता है। कुछ दर्शन नास्तिक हैं, जैसे कि चारवाक या बौद्ध, इनका मानना है कि ईश्वर नहीं होते। अब अगर चारवाक और बौद्ध की ही बात करते हैं तो उसमें भी बौद्ध मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है और चारवाक मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार से अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग पीओवी होते थे उस समय, जो कि एक्सेप्टेबल माने जाते थे। और ये सभी जो पीओवी हैं, जो सभी ओपिनियंस हैं, इनके अपने अपने अलग अलग दर्शन होते थे। तो इन सभी दर्शनों का एक क्या कहेंगे, समरी टाइप का जो है वो हम पढ़ते हैं पदार्थ विज्ञान में। क्यों पढ़ते हैं हम दर्शन? क्योंकि दर्शनों में हमें सबसे पहले तो प्रमाण का वर्णन मिलता है। प्रमाण का अर्थ क्या है? तो आजकल जैसे हम बात करते हैं रिसर्च की, है ना, या एविडेंस की, तो उसी प्रकार से प्राचीन काल में भी ऐसा नहीं होता था कि किसी ने बोल दिया तो सबने मान लिया, है ना। ये जितने भी एंशियंट सिविलाइजेशंस थे, ओके, तो वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं था कि कोई एक ऐसे पैदा हो गया और उसने बोल दिया कि हाँ यही परम सत्य है और सबने ऐसे मान लिया। ऐसा नहीं होता है। आपको उसको टेस्ट करना होता है ना। उसको अपन अलग अलग प्रमाण माने गए हैं, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं इसे मॉडर्न साइंस में। तो एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब हमने अपनी आँखों से देखा या हम अपने अपने कानों से सुना, है ना। हम अपने सेंसरी ऑर्गन से जिस चीज़ को परसीव करते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण। या फिर अनुमान प्रमाण, है ना, जैसे कहीं से धुआं निकल रहा है तो हमने अनुमान लगाया कि वहाँ आग लगी हुई है, तो इस प्रकार से एक अनुमान प्रमाण होता है। ऐसे कई सारे प्रमाण हैं और इन प्रमाणों के आधार पर ही हम किसी थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं अथवा उसको रिजेक्ट करते हैं। तो इसका जो वर्णन है वो हमें पदार्थ विज्ञान में मिलता है। फिर द्रव्य, गुण, कर्म, द्रव्य यानी कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़, गुण उसके प्रॉपर्टीज़, कर्म वो क्या क्या फंक्शन करता है। तो ऐसे कई सारे जो विषय हैं वो पदार्थ विज्ञान में मिलते हैं, जो कि हमें भारतीय शास्त्रों को समझने के काम आते हैं। कोई भी भारतीय शास्त्र यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो संभवतः उसके पहले आपको दर्शन शास्त्र पढ़ना नितांत आवश्यक है। तो पदार्थ विज्ञान इसलिए दिया गया है। इसके बाद संहिता, जैसा कि हमने अभी बात की थी कि सभी जो आयुर्वेद का नॉलेज है वो संहिताओं में या ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो जो सबसे मुख्य ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, इन्हें माना जाता है। तो इसमें अष्टांग हृदय का एक सेक्शन सूत्र स्थान, उसमें भी केवल 15 चैप्टर्स, इनको फर्स्ट ईयर में लिया गया है। और चरक संहिता का जो सूत्र स्थान है ना, अलग अलग सेक्शंस होते हैं जैसे हम आजकल बुक्स में देखते हैं, तो उसी प्रकार से चरक संहिता में भी अलग अलग स्थान हैं। तो उसमें से पहला स्थान है सूत्र स्थान, और उस सूत्र स्थान में 30 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम पहले 12 चैप्टर जो हैं वो फर्स्ट ईयर में लेते हैं। तो इसमें आप डायरेक्टली लिटरेचर ही पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो है आप एक प्रकार से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं लिटरेचर्स को, ताकि आप उनको धीरे धीरे पढ़ना सीखें और धीरे धीरे आगे चल के समझना भी सीखें। चौथा जो सब्जेक्ट है वो है रचना शरीर, है ना। तो आइडियली जो आयुर्वेद शास्त्र है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अलग अलग नहीं मानता। मतलब
एनाटॉमी का अर्थ होता है कि जो कंपोनेंट्स हैं, एनाटॉमिकल कंपोनेंट्स, जैसे मान लीजिए पंखा है, तो उसमें पंखुड़ी है, एक ऊपर रॉड लगी है ना। तो अलग अलग जो उसके कंपोनेंट्स हैं, इसे कहेंगे एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी होती है उसकी फंक्शनिंग, कि कौन सा वायर कहाँ जुड़ा है, करंट कहाँ से आता है, एसी है, डीसी है। तो जो फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप है एनाटॉमिकल, क्या कहेंगे, संरचना से, आयुर्वेद उसको अलग अलग ना मानते हुए केवल एक ही मानता है। और अतः आयुर्वेद में शारीर विज्ञान ऐसा माना गया है। लेकिन आजकल जो है, इसे इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है ह्यूमन एनाटॉमी, जिसे हम कहते हैं रचना शरीर। इसमें हम आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार जो शरीर की रचना है उसका भी अभ्यास करते हैं, और मॉडर्न साइंस के अनुसार जो एनाटॉमी है उसको भी पढ़ते हैं। और अंतिम सब्जेक्ट जो है वो है क्रिया शरीर। तो इसमें मॉडर्न के अनुसार ह्यूमन फिजियोलॉजी भी देखते हैं, और आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार जो कंपोनेंट्स हैं हमारे फिजियोलॉजी के, हम उनका भी अभ्यास करते हैं, है ना। अब पहले क्या था कि उस समय जो भी उनकी नॉलेज थी, और जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अवेलेबल थे, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, उसके हिसाब से उन्होंने डायसेक्शन भी किए हैं, और उसके अनुसार उन्होंने जो बॉडी के कंपोनेंट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन किया है। और जो हमारे दर्शन हैं उसके अनुसार जो भी हमारे शरीर में तत्व हैं, है ना, जैसे हम पंच महाभूत की बात करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो उन्हीं तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है दर्शनों के अनुसार। और यही फिलॉसफी या यही कंसेप्ट जो है वो आयुर्वेद में भी एक्सेप्ट किया गया है। तो जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्शंस हैं वो इन्हीं के द्वारा होते हैं, डिजीज़ भी इन्हीं की वजह से, और हेल्थ भी इन्हीं की वजह से है। तो ये सारा का सारा जो है वो शारीर क्रिया के अंतर्गत समाविष्ट हो जाता है। और मॉडर्न का जो फिजियोलॉजी है वो हम मॉडर्न के करस्पॉन्डिंग बुक्स से पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट ईयर में हमारा बेस रेडी हो जाता है कि हम ग्रंथ कैसे पढ़ें। उसके लिए हम संस्कृत पढ़ेंगे, और साथ में हम संहिता पढ़ते हैं, जिससे कि थोड़ा सा एक क्या कहेंगे, स्टार्टिंग हो जाती है कि ग्रंथों को कैसे पढ़ना है। देन एनाटॉमी पढ़ते हैं कि शरीर कैसे बना है, और क्रिया पढ़ते हैं कि शरीर कैसे काम करता है। एंड ऑफ कोर्स सबको जो बांध के रखता है वो है हमारा पदार्थ विज्ञान, क्योंकि भारतीय शास्त्र जो है वो मूल रूप से दर्शन शास्त्र पर आधारित है। जब फर्स्ट ईयर में आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं बेसिक, तब आप आते हैं सेकेंड ईयर में। इसमें हम एक तो रोग निदान या विकृति विज्ञान पढ़ते हैं। तो जो रोग निदान या विकृति विज्ञान है, इसमें एक तो हम विकृति के बारे में पढ़ते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में हमने देखा कि बॉडी नॉर्मल कैसे फंक्शन करती है। सेकेंड ईयर में हम देखेंगे कि क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, है ना। तो जो गड़बड़ियाँ हैं उन्हें हम कहते हैं विकृति। और जब हम एक एक विकृति या तो पैथोलॉजी, और जब हम एक एक डिजीज़ के विषय में पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं हम रोग निदान, है ना। रोग मतलब डिजीज़, निदान यानी कि उसको समझना। जनरली ऐसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि समस्या का निदान करें, मतलब समस्या को समझें और उसका उपाय निकालें। तो किसी बीमारी को कैसे समझना, ये रोग निदान का विषय है। और ओवरऑल जो फंक्शनिंग है बॉडी की, उसमें क्या क्या खराबी आई है, इसको समझना विकृति विज्ञान है। ओके। तो मॉडर्न काउंटर पार्ट जो है वो पैथोलॉजी है, कि बेसिक पैथोलॉजी के शरीर में क्या क्या डिस्टर्बेंस हुए हैं या हो सकते हैं, और किसी डिजीज़ का पर्टिकुलर जो है डिटेल में अभ्यास करना, और पेशेंट का एग्जामिनेशन, ये भी इसी में समाविष्ट हो जाता है। सपोज़ आपके सामने कोई पेशेंट आ जाता है, अब उसने कहा कि मुझे फ़ीवर है, तो ऐसा नहीं है कि आप बस फीवर समझ के उसको डील करना शुरू कर देंगे, है ना। आप उसको एग्जामिन करते हैं, है ना, उसकी आंखें देखते हैं कि कहीं साथ में जॉन्डिस, पीलिया तो नहीं है। उसको पूछते हैं कहीं सर में दर्द तो नहीं है, सर्दी तो नहीं है, खांसी है ना। कई बार हम चेस्ट ऑस्कल्टेट करते हैं, हो सकता है कि कफ वगैरह जमा हो, या हो सकता है उसको नौसिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द हो, या हो सकता है कि कहीं फोड़ा फुंसी एब्सेस हो गया हो और उस एब्सेस की वजह से फीवर आ गया हो, या हो सकता है पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हो रखा है, आपने पेट पे दबाया और आपको पता चला इसको अपेंडिसाइटिस है, उसकी वजह से फीवर हो रहा है। तो एग्जामिन करना बहुत आवश्यक होता है अगर आपको डायग्नोस करना है किसी पेशेंट को, है ना। बिना आप
एग्जामिनेशन की डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, और डायग्नोज नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि डिजीज़ क्या है। ओके, पेशेंट आया, बोला फीवर है, और आपने उसको पैरासिटामोल एंटीबायोटिक्स पकड़ा दिए। अब पता चला कि उसके लीवर में कोई एब्सेस है और वो फट गया। अब बाद में उसने आप पे केस ठोक दिया। तो इस वजह से एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन द्रव्य गुण। द्रव्य गुण में हम एक एक सिंगल ड्रग का अभ्यास करते हैं, जैसे तुलसी, अदरक, जीरा, गिलोय, और जितने भी हम ड्रग्स, मतलब सिंगल ड्रग्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सब का अभ्यास हम द्रव्य गुण में करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और ये बॉडी में जाके क्या काम करते हैं। इसी का काउंटर पार्ट जो है, हम मॉडर्न का फार्माकोलॉजी भी पढ़ते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है रसशास्त्र और भेषज कल्पना। तो ये थोड़ा सा अलग विषय है। रसशास्त्र में उन मेडिसिन के बारे में पढ़ा जाता है जो कि मेटल से डिराइव्ड है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से डिराइव्ड है जो कि प्लांट बेस्ड नहीं है। उन सब का समावेश रसशास्त्र में होता है। और भेषज कल्पना क्या है? तो हम जो अलग अलग दवाइयाँ बनाते हैं, सपोज़ आपके सामने तुलसी है, अदरक है, गिलोय है, अब आप उसको ऐसे ही तो खा नहीं लेंगे, है ना? हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। हम उसका या तो काढ़ा बनाते हैं, उनका चूरन बना सकते हैं, टैबलेट्स बना सकते हैं, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये जो सभी फॉर्मुलेशंस होते हैं, किस प्रकार से हम दवाइयों को बनाएं, ये भेषज कल्पना का विषय है। और रसशास्त्र और भेषज कल्पना को एक ही सब्जेक्ट माना जाता है। पेपर 1 रसशास्त्र और पेपर 2 भेषज कल्पना, इस प्रकार से। फिर आता है अग्रतंत्र। अग्रतंत्र जो है वो पॉइजन्स के विषय में है, भले वो पॉइजन प्लांट बेस्ड हो या फिर एनिमल बेस्ड, मतलब सांप ने काटा, बिच्छू ने काटा, इस टाइप से हो, या फिर धतूरा या इस प्रकार के विषैले पौधों के बारे में, मतलब पौधे के बारे में, सांप के बारे में, उनके विष के बारे में, और बॉडी पे उनके इफेक्ट के बारे में, और उनकी चिकित्सा के बारे में। ये सारा का सारा जो है वो अग्रतंत्र में आ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार भी, आयुर्वेद में हम 8 अंग जो होते हैं आयुर्वेद में, उसमें से अग्रतंत्र है, और मॉडर्न के हिसाब से जो टॉक्सिकोलॉजी है, दोनों का ही अभ्यास इसमें किया जाता है। देन स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ यानी कि हेल्थ। तो हेल्दी रहने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सारा का सारा स्वस्थ वृत्त में आ जाता है ना? प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ। अपने पर्सनल लेवल पे हमने हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है, उसमें आहार भी आ जाता है। आहार में क्या क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, क्या नहीं खाना। फिर हमारी दिनचर्या, पूरे दिन में हमने कैसे क्या क्या करना चाहिए, मतलब सुबह उठ के जो है सही समय पे जागना है। तो आयुर्वेद में भी लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए। और मॉडर्न साइंस के अनुसार भी सुबह सुबह जो है कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा होने से हमने अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, सर्केडियन रिदम के अनुसार। तो मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों के अनुसार ही हमने अपना डेली रूटीन कैसे रखना है। फिर सीजनल हमने क्या क्या चेंजेस करने चाहिए ओवरऑल डाइट में भी और रूटीन में भी। देन योगा, प्राणायाम, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि हमारी हेल्थ को मेंटेन करती हैं, वो सारी स्वस्तित्व में आती हैं। ये हुआ पर्सनल हेल्थ के बारे में। इसी प्रकार से सोशल हेल्थ कैसे मेंटेन करनी, और बीमारियों से कैसे बचना, प्रिवेंटिव हेल्थ, ये भी स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत आता है। और इसी के साथ ही जो चरक संहिता का सूत्र स्थान है, चरक संहिता का विमान स्थान, निदान स्थान, इंद्रिय स्थान, जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब 2 हिस्से जनरली चरक के पब्लिश होते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है ना? सामान्यतः ऐसे तो चरक संहिता तो एक ही है, लेकिन ज़्यादा बड़ी होने की वजह से जो हिंदी पब्लिकेशंस हैं, वो 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसको पब्लिश करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है, ताकि ये संहिता का अभ्यास जो है वो अच्छी प्रकार से हो सके, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र जो है वो पूर्ण रूपेण संहिता बेस्ड है और क्लिनिकल बेस्ड है। तो संहिता को पढ़ के उसे क्लिनिक में अप्लाई करना होता है। तो संहिता पढ़ने के लिए बच्चा जो है, जो स्टूडेंट है, वो रेडी रहे। तो उसके लिए फर्स्ट ईयर में थोड़े से कुछ हमने अध्याय देखे, और अब चरक संहिता को आधा कंप्लीट करने के लिए सेकेंड ईयर में चरक संहिता को डाला गया है। अंत में थर्ड ईयर जो है, इसमें हम पहले तो हमने ये देख लिया था कि डिजीज़ को कैसे समझना है, फिर मेडिसिन कैसे बनाते हैं, हर्ब्स के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वगैरह वगैरह। अब हम एक्चुअल में ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले काय चिकित्सा।
तो जो जनरल डिजीज़ेज़ हैं, बुखार, सर्दी, खांसी, वॉमिटिंग, डायरिया, कैंसर, तो इस प्रकार के जो भी जनरल डिजीज़ हैं वो सारे के सारे काय चिकित्सा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसको ऐसे समझना ज़्यादा इजी होगा कि जो डिजीज़ नीचे की किसी ब्रांच में नहीं आता उसे काय चिकित्सा के अंतर्गत मान लेना चाहिए। शल्य तंत्र, जो भी सर्जिकल प्रोसेस हैं या ऐसे डिजीज़ हैं जिसमें सर्जरी की आवश्यकता है या सर्जरी की जाती है, वो सभी शल्य तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या आयुर्वेद में सर्जरी है? तो प्राचीन समय से ही सर्जरी की जाती रही है। इनफैक्ट मॉडर्न जो सर्जरी है ना, ये काफ़ी फेमस एक वाकया है कि किसी की नाक काट दी गई थी इंडिया में ही, और फिर कुछ दिनों के बाद जो है ऐसा पाया गया कि उसकी नाक तो वापस आ गई है। तो फिर जो एक इंग्लिश ऑथर था उसने उसको बंदे को पूछा कि कैसे है, तो उसने बताया कि किसी प्रकार से एक XYZ पर्सन ने उसकी गाल से स्किन लेके उसकी नाक पे उसको ट्रांसप्लांट करके उसको वापस से सेट कर दिया। और फिर यहाँ से इन्होंने जो है प्लास्टिक सर्जरी का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। अब ये है कि इंडियंस ने उस समय वो जो टाइम पीरियड था उस समय तो इतनी कॉमन नहीं होती थी सर्जरीज, और ना ही इंडियंस उसे पब्लिश करने में विश्वास रखते थे, है ना। प्राचीन काल से ही भारत जो है भारत के लोग ऐसे रहे हैं कि जो ज्ञान है इसे छुपा के रखा जाता है। छुपाने का अर्थ ये है कि जो डिज़र्व करता है केवल उसी को ज्ञान देना चाहिए, अन्यथा बंदर के हाथ में उसरा अगर देंगे तो वो या तो अपना गला काटेगा या स्वयं का गला काट लेगा। तो अतः हम मतलब प्राचीन काल से जो रहा है सिस्टम वो ये है कि केवल जो डिज़र्व करता है उसी को ज्ञान देना है अथवा नहीं देना है। एज अगेंस्ट जो मॉडर्न ये है मेथोडोलॉजी, वो ये है कि सभी में उसे बांटो, पब्लिश करो उसे। तो ये हो सकता है एक कारण कि सर्जरी विषय जो है वो उपेक्षित रहा। पर कई सारे ऐसे प्रोसेस हैं, जैसे शार सूत्र है ना, शार का यूज़ करते हैं, अग्नि कर्म करते हैं, तो ये टिपिकल आयुर्वेदिक प्रोसेस ही होती हैं। इसके अलावा कुछ कुछ मॉडर्न के प्रोसीजर्स जो हैं वो भी MS करने के बाद, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन इन आयुर्वेदिक सर्जरी करने के बाद किए जा सकते हैं। देन शालाक्य तंत्र, तो क्लेविकल बोन के ऊपर, मतलब गर्दन और सिर की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब बीमारियां का वर्णन और उनकी चिकित्सा ये शालाक्य तंत्र में आ जाता है। देन प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग, तो जो फीमेल डिसऑर्डर्स हैं, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मतलब मेंस्ट्रुअल संबंधी हो या फिर ब्रेस्ट संबंधी हो या इत्यादि। देन कंसेप्शन, जो प्रेगनेंसी का काल है, डिलीवरी है, तो पोस्ट डिलीवरी जो भी केयर है या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन सब का समावेश प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग में होता है। आयुर्वेद में भी बहुत ही विस्तार में वर्णन है कि राइट फ्रॉम कंसेप्शन, बिफोर कंसेप्शन, है ना, कि कंसेप्शन के पहले कैसे तैयारी करनी है जिससे कि जो स्पर्म है और जो ओवम है इनकी क्वालिटी अच्छी हो। देन 9 मंथ्स का केयर कैसे करना है, प्री डिलीवरी केयर क्या करना है, ड्यूरिंग डिलीवरी केयर क्या करना है, पोस्ट डिलीवरी मदर की केयर और बेबी की केयर, है ना। ये काफ़ी विस्तार में इसका डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में भी मिलता है, प्लस हम मॉडर्न का तो पढ़ते ही हैं। देन कौमार भृत्य, जो बच्चों से संबंधी है। बच्चे का अर्थ क्या है, राइट फ्रॉम दी फीटल स्टेज, है ना, जो बेबी यूटरस के अंदर है वहाँ से लेकर ड्यूरिंग डिलीवरी बेबी की केयर, आफ्टर डिलीवरी केयर कैसे करनी है, फिर स्टेज बाय स्टेज उसके विषय में हमने क्या क्या ध्यान रखना है। तो ये सारा का सारा जो है वर्णन वो कौमार भृत्य में आता है। प्लस 16 साल तक के बच्चों का जो है, जो भी उनमें बीमारियां होती है उनका जो ट्रीटमेंट है, मॉडर्न के अनुसार भी और आयुर्वेद के अनुसार भी, ये सारा कौमार भृत्य के अंतर्गत समाविष्ट होता है। इनफैक्ट आयुर्वेद में काश्यप संहिता नाम की जो संहिता है वो स्पेसिफिकली कौमार भृत्य को सेंटर में रख कर ही लिखी गई है ना। उसमें मेनली बच्चों का ही डिस्क्रिप्शन है, राइट फ्रॉम संस्कार कैसे होने चाहिए, मतलब बच्चे को कितने महीने में बिठाना है, कितने महीने में उसको खाना खिलाना शुरू करना है ना। मिल्क जो है ब्रेस्ट फीडिंग, उसके विषय में काफ़ी डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो बच्चों को सेंटर में रखते हुए भी हमारे यहाँ पे एक ग्रंथ लिखा गया है, दैट इज़ काश्यप संहिता। देन पंचकर्म, पंचकर्म क्या होता है,
तो बेसिकली मेन 5 प्रोसीजर्स जो हैं जिससे हम अपने शरीर को साफ करते हैं, है ना। आगे चल के हम इसको विस्तार में भी देखेंगे, या हमारा जो कोर्स है मोक्षायु का, हमारा ऐप है मोक्षायु, तो वहाँ पर हम इसको विस्तार में जो है ना सिर्फ पंचकर्म को समझेंगे, बल्कि हम डिटेल में आपको बताएंगे किन कंडीशंस में करना, तैयारी कैसे करनी, किस प्रकार से प्रोसेस करना, और पोस्ट प्रोसेस हमें क्या क्या करना चाहिए। तो शरीर को क्लीन करने के 5 जो मेन प्रोसेस हैं, जो सिर का हिस्सा है इसको क्लीन करने के लिए हम नस से देते हैं, मतलब नाक में दवा डालते हैं। जो गर्दन से चेस्ट, मतलब ये सब क्या कहेंगे, डायफ्राम तक का जो हिस्सा है, इसको क्लीन करने के लिए हम वमन करते हैं, मतलब वॉमिटिंग के द्वारा दोषों को बाहर निकाल देते हैं। देन उसके नीचे का जो हिस्सा है, मतलब स्टमक एंड इंटेस्टाइन वगैरह, इसके दोषों को निकालने के लिए हम तीसरा पंचकर्म विरेचन नाम का जो है उसको करते हैं, यानी कि लूज मोशन के द्वारा दोषों को बाहर निकाल दिया जाता है। देन जो सबसे नीचे का हिस्सा है, मतलब पेल्विस और पैर वगैरह, तो इनके जो दोष हैं वो हम बस्ती के द्वारा निकालते हैं। बस्ती में गुदा मार्ग से दवा अंदर डाली जाती है और फिर वहाँ से सारे दोष जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ये हुए 4 पंचकर्म। और 5वां पंचकर्म क्या है, तो पूरे शरीर में जो रक्त दोष घूम रहा है, सॉरी, जो रक्त घूम रहा है, तो रक्त के अंतर्गत जो दोष हैं उन्हें निकालने के लिए हम ब्लड को शरीर से थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, थोड़ी सी मात्रा में। वो हम विस्तार में देखेंगे कैसे। तो ये 5वां पंचकर्म है, जिसे कि रक्त मोक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार से इन 5 कर्मों के द्वारा हम पूरे शरीर में से जो दोष हैं, जो कि व्याधियों को उत्पन्न करते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि जो बीमारियां हैं उससे हम बाहर निकल जाते हैं। और अगर बीमारी नहीं है तो भी इन दोषों को मतलब क्या कहेंगे, उद्रिक्त होने के पहले, कुपित होने के पहले, इतने ये बढ़ जाए कि बीमारी उत्पन्न करे, उसके पहले ही हम इसको शरीर के बाहर निकाल देते हैं। आइडियली इनको हर साल जो है क्लीन करते रहना चाहिए। जैसे हम रोज़ घर में झाड़ू लगाते हैं, अब ऐसे तो ये भी कर सकते हैं कि जब गंदा होगा तब झाड़ू लगाएंगे, बट ऐसा नहीं है, हम रोज़ ही करते हैं साफ़ सफाई। उसी प्रकार से अपने शरीर की भी हमने नित्य सफाई करनी चाहिए। तो साल में एक बार जो है कम से कम हमने प्रॉपर तरीके से उसको साफ करना चाहिए पंचकर्म के द्वारा। आजकल इसका जो है क्या कहेंगे, मार्केट में जो हम देख रहे हैं स्वरूप, ये बिल्कुल अलग हो चुका है। अब तो मसाज करो और शिरोधारा कर दो, उसी को पंचकर्म बोल देते हैं। या फिर कुछ एक बीमारी पकड़ ली, उस पे थेरेपीज वगैरह कर दी, उसी को पंचकर्म बोल दिया। तो खैर, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जितने भी थेरेपीज़ हैं जो आयुर्वेद में वर्णित हैं, उन सबको हम पंचकर्म में समाविष्ट कर लेते हैं। और इन सभी थेरेपीज़ का जो डिस्क्रिप्शन है या स्टडी है वो पंचकर्म सब्जेक्ट में आ जाता है। लेकिन आइडियली पंचकर्म का अर्थ केवल मुख्य रूप से 5 पंचकर्म होते हैं। और अंत में संहिता हम पढ़ते हैं, चरक संहिता का जो सेकंड हाफ है उसको, ताकि हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है चरक संहिता। माना जाता है कि काय चिकित्सा का सबसे जो इम्पॉर्टेंट या मेन ग्रंथ है, जिसमें चिकित्सा बहुत ही विस्तार में डिटेल में दी गई है, वो है चरक संहिता। इसीलिए बीएमएस में चरक संहिता को कंप्लीट पढ़ाने के उद्देश्य से चरक संहिता को इस प्रकार से तीनों साल में थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके जो है ख़त्म कर दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट कम से कम चरक संहिता तो पूर्ण रूप से पढ़ ही ले। आइडियली तो बच्चों को सभी प्रकार की संहिताओं का अभ्यास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त थर्ड ईयर में जो स्लाइड में लिखना रह गया था वो है रिसर्च मेथडोलॉजी, है ना। आजकल हम मॉडर्न टर्म्स में हमारे जो भी रिसर्च वर्क है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं, या हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्या वो वैलिड है अथवा नहीं है, इस चीज़ को करने के लिए जो है रिसर्च मेथोलॉजी का अभ्यास कराया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को पता रहे कि ये कैसे रिसर्च वर्क किया जाए और किस प्रकार से हमारा जो क्लिनिकल वर्क है उसे हम वैलिडेट करें और पब्लिश करें, ताकि हम दुनिया के सामने उसको शो कर सकें। इसके बाद 6 महीने की आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप होती है और 6 महीने की मॉडर्न हॉस्पिटल में इंटर्नशिप होती है। एक बार थर्ड ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद, तो इस प्रकार से 5.5 साल का हमारा ये कोर्स होता है। और उसके बाद बीएमएस की डिग्री जो है वो दे दी जाती है, और स्टेट में
आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है स्टेट काउंसिल में और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात आती है कि लोग जो है मतलब डॉक्टर बनना है ये सोच के बीएमएस में एडमिशन ले लेते हैं या फिर रील्स देखकर एडमिशन ले लेते हैं, बट एक्चुअल में जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं उनका रेलेवेंस क्या है? क्या आप एक्चुअल में उस फील्ड में आके आपको मज़ा आएगा अथवा नहीं आएगा? तो जो भी फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स में कई सारे आ जाते हैं। आप आइडियल प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉडर्न प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टेट रूल्स के अनुसार, देन क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट पोस्ट जो निकलती है वहाँ इंटर कर सकते हैं, देन प्लेन ग्रेजुएशन अपने आप को मानते हुए आप पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटर कर सकते हैं या जो अलग अलग पोस्ट निकलती है वहाँ जा सकते हैं। देन जो हेल्थ सेक्टर है, भले वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, जो हेल्थ प्रोग्राम्स है आप वहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे फील्ड हैं, है ना। आईआईटी कॉलेज में टीचिंग है जहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं इंक्लूडिंग योगा। बट क्या उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसको आपने रील्स में देखा है, आपको एक्चुअल में कैसा लगेगा वहाँ पे? उस प्रोफेशन में एंटर होने के बाद रियल लाइफ कैसी है? इस चीज़ को समझने के उद्देश्य से ही हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। तो साक्षात्कार इस का जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें हम देखेंगे, एक एक करके हम आपको एक एक प्रोफेशनल से मिलवाएंगे ताकि वो प्रोफेशनल अपने फील्ड के बारे में आपको जानकारी दे सके कि इस फील्ड में कैसे एंटर होना है, इसके प्रोस कॉन्स क्या है और कैसे इसमें सरवाइव किया जाता है, जिससे कि आपको सहायता हो ये जानने में कि आपको उस फील्ड में एंटर करना आपके लिए कितना अच्छा होगा और कितना अच्छा नहीं होगा। तो देखते हैं अब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में साक्षात्कार।